नमस्कार। साहित्य, कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, साहित्य और कलाएं यथार्थ को प्रस्तुत ही नहीं करती बल्कि उनमें कुछ नया जोड़ती भी है। वे समाज में सोचने विचारने के ढंगों को प्रकट करती हैं, उन्हें दिशाएं भी देती हैं। ये जोड़ना ही उन्हें विशिष्ट बनाता है, इसलिए उन्हें यथार्थ के चित्रण तक सीमित कर देना उनकी भूमिका को सीमित करके आंकना होगा। साहित्य और कला के इस महत्व को पुनर्रेखांकित करते हुए पेश है आज का ताना बाना। ताना बाना में आज आप देखेंगे रचनाकारों और आलोचकों के बीच संबंध कड़वे क्यों हैं। इस मुद्दे पर बहस में हिस्सा ले रहे हैं अच्युतानंद मिश्र, सुजाता और अरुण देव। पंकज सुबीर के कथा संग्रह हमेशा देर कर देता हूं की समीक्षा प्रोफेसर अपूर्वा नंद के साथ, और अंत में गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि के बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट होने पर प्रियदर्शन की टिप्पणी। लेखकों और आलोचकों के बीच रिश्ते कड़वाहट से भरे क्यों रहते हैं? क्या इसके लिए वे आलोचक जिम्मेदार हैं जो पूर्वाग्रह से ग्रस्त रहते हैं, या फिर जो रचनाकारों को गिराने चढ़ाने की नीयत से आलोचनाएं करते हैं, या फिर समस्या उन आत्ममुग्ध रचनाकारों के साथ है जो केवल प्रशंसा चाहते हैं और सच्ची आलोचना जिन्हें बर्दाश्त नहीं होती है? आज की बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने कवि और आलोचक अच्युतानंद मिश्र, आलोचक एवं लेखिका सुजाता और समालोचन डिजिटल पत्रिका के संपादक अरुण देव। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले सुजाता जी, आपसे सवाल है, ये आलोचकों और रचनाकारों के बीच ये 36 का आंकड़ा क्यों रहता है? क्यों एक दूसरे से उलझे रहते हैं, एक दूसरे से असंतुष्ट रहते हैं? इसकी मुख्य वजह क्या मानती हैं? आपने जो विषय रखा है आलोचक और रचनाकार का संबंध, वाकई बहुत मजेदार है। और मैं बार बार कहती हूँ, कलम एक सत्ता है, आलोचक के पास भी है और रचनाकार के पास भी है। लेकिन एक दंभ आलोचक में रहा है बनाने बिगाड़ने का लेखक को। एक उदाहरण से मैं अपनी बात कहती हूँ। पद्मलाल पन्नालाल बख्शी सुभद्रा कुमारी चौहान के बड़े प्रशंसक थे, और ये अक्सर होता था कि सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा की तुलनाएं की जाती थी, बहुत तुलनाएं की जाती थी। तो वो लिखते हैं कि उन दोनों की कविता में फर्क ये है कि सुभद्रा कुमारी चौहान पहले नारी हैं और उसके बाद कवित्री हैं, महादेवी वर्मा पहले कवित्री हैं फिर नारी हैं। तो इस तरह की बात वो कहते हैं। एक जगह रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं की बहुत तारीफ कर रही थी, और ये बात पढ़कर सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत खुश होती हैं कि जिन्हें मैं पसंद करती हूँ वो मेरी तारीफ करती हैं। इसी प्रसंग में ये बात जुड़ी हुई है कि सुभद्रा जी की बिटिया सुधा चौहान ने उन पर एक किताब लिखी जिसमें वो बताती हैं कि केशव प्रसाद पाठक, अगर मुझे नाम ठीक से याद आ रहा है तो, उनके घर बहुत आया करते थे और बहुत प्रखर तरीके से बात किया करते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम कविताएं लिखना छोड़ दो, तुम्हारी कविताओं में कला की कमी है, वगैरह वगैरह और तमाम बातें। और वो बताती हैं कि इन सब आलोचनाओं का असर ये हुआ कि अपनी कविता पर से उनका भरोसा खत्म होता गया और धीरे धीरे वो सिर्फ कहानी लिखने में चली गई। तो ये असर है आलोचक का कि वो लेखक को इस तरह से संशय में डाल सकता है। और तमाम उदाहरण आज के समय में भरे पड़े हैं जब पूरे स्त्री लेखन को आलोचना ने एक लेखकीय संशय की स्थिति में डाल दिया है। ये वो सत्ता है जिसको आप पुरुषत्ता भी कह सकते हैं, और कलम की सत्ता पुरुष के हाथ में रही है। इस वजह से भी ये हो सकता है कि बार बार जो आलोचनाएं स्त्री लेखन की जाती रही, मैं इसमें आदिवासी लेखन को, दलित लेखन को भी शामिल करती हूँ, कि जो आलोचनाएं की जाती रही उनके मानदंड कहीं और स्थापित होते रहे और कुछ गिने चुने टूल्स के सहारे सारे लेखन को मापने की कोशिश की गई। और इस तरह से एक
एक ऑथरशिप एंजाइटी, एक लेखकीय हड़बड़ी की सी स्थिति उन लेखकों में देखने को मिलती है। और तमाम, आप जानते हैं साहित्य में जितनी सत्ताएं काम करती हैं, उन जी तमाम सत्ताओं का असर लेखन पे किस किस तरह से पड़ता है। जी। तो अच्युतानंद जी, एक तो आलोचक का दम्भ, दूसरा आलोचक की सत्ता, ये दोनों मिलकर साहित्य में जो भूमिका निभा रहे हैं उसको लेकर रचनाकारों में बहुत ज्यादा असंतोष, उद्वेग देखने को मिलता है। क्या सचमुच में आलोचक इस तरह के हैं या रचनाकार उनको इस तरह से देखते हैं? बहुत सारे रचनाकारों को लगता है कि उनकी रचनाओं का सही ढंग से आकलन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं आलोचक, या आलोचक बहुत तरह के पूर्वाग्रहों, दुराग्रहों से ग्रस्त हैं। कई बार यह भी कहा जाता है कि वो अपने लेखक, अपने रचनाकारों को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। क्या ये तमाम चीजें हैं जो इस संबंधों को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है? मैं थोड़ा सा एक थोड़ा पीछे की तरफ जाऊंगा। हम अभी सुजाता जी बहुत अच्छी बात कर रही थी और वो रचनाकार और आलोचना के संबंधों को लेकर, लेकिन हमें ये देखना होगा कि आलोचना की शुरुआत कैसे होती है। देखिए, रचना हजारों सालों से दुनिया में लिखी जा रही हैं। तमाम नाटक, कविताएं, फिर गद्य की शुरुआत होती है। ये जो आधुनिकता की शुरुआत है, मतलब हम कहें 18वीं सदी के आसपास, वहाँ से आलोचना की जरूरत महसूस हुई। और आलोचना का संबंध सिर्फ साहित्य से नहीं है। और आलोचना इस रूप में शुरू भी नहीं हुई। दरअसल आधुनिकता के आने के साथ बहुत सारे पब्लिक स्पेस बने, लाइब्रेरीज बने, कॉफी हाउसेस बने, सैलून बने, पार्लर बने, और इन जगहों पर लोग सत्ता के प्रति, ताकत के प्रति, सरकार के प्रति खुली आलोचना करते थे। तो ये एक आलोचना की संस्कृति है जो जहां से वो आरंभ हुई। और फिर वो साहित्य के बारे में भी और साहित्यकार के बारे में भी, साहित्य अपने आप में एक ताकत बनती है और उसके बारे में भी। तो ये एक जो परस्पर संस्कृति विमर्श है, वो आलोचना का काम है। उसमें साहित्य भी है। अब जैसे मैं कहूँ कि हमारे यहाँ संगीतकारों पर बहुत किताबें हैं, लेकिन संगीत के बदलते रूपों पर किताबें आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी। जैसे अगर मैं ये समझना चाहूँ कि मोहम्मद रफ़ी से मीका तक हम भारतीय फिल्म संगीत में कैसे आते हैं, तो ये काम हिंदी आलोचना का होना चाहिए, जो अभी तक हुआ नहीं है। तो जो जिस झगड़े की बात कर रहे हैं, उसका बड़ा कारण ये है कि हिंदी आलोचना बहुत हद तक हिंदी कविता कहानी तक महदूद है। उसके आगे का दायरा उसने अभी तक विकसित नहीं किया है। पश्चिम में आलोचक और चिंतक अलग-अलग कोटियां नहीं है। जैसे अगर मैं फूको की बात करूं या हैबरमास की बात करूं या अडर्नो की बात करूं, तो ये सब लोग आलोचक हैं, चिंतक हैं। हमारे यहाँ आप हिंदी के किसी आलोचक के बारे में बताइए जो तमाम सांस्कृतिक विषयों पर खुलेआम या उसी तरह से लिखते हो, तो वो कोटि हमने नहीं बनाई। अगर जो जी कविता कहानी पर बात, आलोचक नहीं है। तो जी। ये क्या एक आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे आलोचकों का ही विकास नहीं हुआ है? नहीं, मैं इस रूप में नहीं कहूँगा। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हिंदी में जो आलोचना है और जो आलोचना की जो परंपरा जिसको हम समझते हैं, दोनों के बीच एक दुराव है या एक तरह का अलगाव है। हमारे यहाँ जो आधुनिकता आई वो बहुत टूटी हुई और बिखरी हुई तरह की आधुनिकता आई, और जो भी आलोचना आई वो उसका बहुत तेज़ी से संस्थानीकरण हो गया। जैसे अगर आप बताइए मुझे कि बगैर यूनिवर्सिटीज़ के हिंदी आलोचना की क्या स्थिति है? आप पाएंगे कि कविता कहानी तो यूनिवर्सिटी के बाहर है, लेकिन आलोचना यूनिवर्सिटी के भीतर है। तो ये जी जो यूनिवर्सिटी के भीतर का जो संघर्ष है, वो भी एक सवाल है, और मुझे लगता है इस पर भी नहीं, ये विचार तमाम करना चाहिए। सवाल हैं अच्युतानंद जी, और वाजिब सवाल हैं। लेकिन अभी जो सवाल उठ रहा है, जो सुजाता जी ने भी उठाया, कि क्या आलोचक की जो सत्ता है वो रचनाकार के साथ न्याय कर पा रही है, या सत्ता का भोग कर रही है, या उस सत्ता का इस्तेमाल अपने को और अपनी पसंद के रचनाकारों को स्थापित करने के लिए कर रही है, और जो पसंद के नहीं है उनको गिराने का काम भी करती है? ये तो होगा ही। मतलब अंततः बिना किसी पूर्वाग्रह के कोई चीज नहीं लिखी जाती। मतलब जैसे सुजाता जी भी लिख रही हैं, तो उसमें भी उनका कोई ना कोई आधार होगा। मैं भी लिख रहा हूं तो मेरा भी कोई आधार होगा। दिक्कत यह है कि उसको देखने का हमारा दृष्टिकोण क्या है। जैसे अगर हम किसी एक पूर्वाग्रह तो नहीं, लेकिन पक्ष कहूंगी। हाँ, मेरा पक्ष है और आलोचना का स्त्री पक्ष है। तो पक्ष तो कोई होगा पक्ष आपका, पूर्ण निरपेक्ष है, वो जनता का पक्ष पूर्ण होगा, पाठक का बिल्कुल पक्ष होगा। होगा।
हाँ, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। वही मैं कह रहा हूँ कि वो पहले से पूर्व निर्मित है, इसलिए मैं पूर्वाग्रह कह रहा हूँ कि वो पहले से, वो रचना में आलोचना करने से पहले वो पक्ष बना हुआ है, जिस भी रूप में हम उसको कहें। तो वो तो रहेगा। रचनाकार के पास जो एक खास तरह की अनिश्चितता है, वो आलोचक के पास वो अनिश्चितता नहीं है। ये दो विधाओं का मामला है। लेकिन हिंदी में पिछले दिनों तकरीबन 40-50 वर्षों में इसके विपरीत भी उदाहरण हमने देखे हैं। बहुत सारे रचनाकार हिंदी के बहुत बड़े आलोचक हुए हैं। तो ये जो एक नया रूप दिखता है, स्वयं सुजाता जी आलोचना भी लिखती हैं, कविता भी लिखती हैं, उपन्यास भी लिखती हैं। तो ये एक रचनाकार आलोचक, ये जो द्वंद, आप जिस द्वंद की बात कर रहे हैं, ये व्यक्ति के भीतर का भी द्वंद है। एक आलोचक जब रचनाकार है, एक आलोचक जब आलोचना लिखता है, तो वो इन दो चीजों के बीच में कैसे संघर्ष करता है। मुक्तिबोध हमारे यहाँ इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। तो ये भी एक सवाल है कि हम कैसे इसको देखते हैं। सुजाता जी, अच्युतानंद जी से बात करके मुझे लग रहा है कि ईमानदार आलोचना शायद संभव नहीं है। आग्रह हैं, दुराग्रह हैं, अपने अपने स्वार्थ हैं। क्या इन परिस्थितियों में कोई आलोचक ईमानदारी से किसी रचना को की समीक्षा या आलोचना करने की स्थिति में है? 2-3 बातें कहना चाहूंगी मुकेश जी। एक तो ये कि जब मैं काफी समय से कह भी रही हूँ, मुझे हिंदी में कोई आलोचक नाम की कोई संस्था दिखाई नहीं दे रही इन दिनों। बहुत सारे नाम गिनवा समीक्षक मुझे दिखाई दे रहे हैं, अपनी पसंद की कृतियों पर कुछ टिप्पणियां लिखते हैं। मतलब टिप्पणीकार ज्यादा हैं, समीक्षक ज्यादा हैं। आलोचक जैसी संस्था मुझे नहीं दिखाई देती, जो हिंदी में लेखन में आने वाली नई प्रवृत्तियों को देखने की समझ जिसमें हो, या जिसमें ये जज्बा हो कि हाँ, हम इन नई प्रवृत्तियों को समझने की कोशिश करें या समझाने की कोशिश करें। एक तो ये चीज है। दूसरा, ये अगर आपके पास आलोचना का कोई वैचारिक आधार नहीं होगा, तो फिर यही सब होगा। आप उसको ईमानदारी कह रहे हैं, मैं मतलब ईमानदारी ऐसा शब्द मैं यहाँ नहीं इस्तेमाल करना चाहूंगी। मैं कहूंगी वैचारिक आधार अगर आपके पास नहीं है, अगर आप ये नहीं बता सकते। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बात बताती हूँ। नीलेश रघुवंशी का भी जो संग्रह आया पिछले साल, शायद 2020 में, तो खिड़की के पार, शायद यही संग्रह का नाम है। तो वो उस संग्रह के विषय में, संग्रह के बारे में एक आलोचक लिखते हैं कि ये स्त्रीवाद के खांचों में, बंधे बंधाए खांचों में नहीं है। अब दिक्कत यही है कि आप किसी कृति पर लिखते हैं और इस तरह का एक स्टेटमेंट दे चले जाते हैं, लेकिन आप ये नहीं बताते कभी पाठक को कि कौन सा है वो खांचा बंधा बंधाया स्त्रीवाद का, क्योंकि स्त्रीवाद कभी पढ़ा नहीं। आलोचकों ने कभी कोशिश नहीं की कि इतना सारा स्त्री लेखन जो आज, जिसके लिए कहा जाता है स्त्री लेखकों की बाढ़ आ गई, अब बाढ़ आ गई, तो उस फिनोमिना को, उस प्रक्रिया को समझिए तो सही कि ये क्यों हो रहा है। उस लेखन को जो आपके सामने स्त्री लेखन के नाम पर मौजूद है, उस पर फतवे जारी किए जा रहे हैं कि ये बंधे बंधाए खांचे में है, नहीं है, स्त्रीवाद के खांचे में नहीं है, या फला या ढिमका। आप कभी अपनी आलोचना के, मैं फिर कहूंगी, मैं उसको आलोचना क्या ही नहीं रही, उन समीक्षाओं के कोई आधार हैं क्या कोई वैचारिक आधार है, कोई प्रतिमान है, कोई आलोचना दृष्टि है जी, जिन पर इन सबको परखा जा रहा है? अगर नहीं होगी तो वो तमाम दिक्कतें आएंगी जिनको आप कह रहे हैं कि ईमानदारी के बिना किसी आलोचना की, किसी कृति को नहीं परखा जा सकता है। तो कोई आलोचना दृष्टि तो अपना एक आलोचक एक विकसित करेगा, जिसके आधार पर वो कृतियों को देखेगा। उसको आप जैसे मैं उन शब्दों से इत्तेफाक नहीं रखती, आप उसको पूर्वाग्रह कह लीजिए, आप उसको ईमानदारी की कमी कह लीजिए, फलाना ढिमकाना, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन अगर उसके पास वैचारिक दृष्टि नहीं है तो ये सारे शब्द हमारे विमर्श में, हमारी बातचीत में आएंगे ही आएंगे। जी, हमारे साथ समालोचन वेब पत्रिका के संपादक अरुण देव भी जुड़ गए हैं। अरुण देव जी, अपने को अनम्यूट कर लीजिए आप। जी, मेरा सवाल ये है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं आलोचक और रचनाकार के संबंधों में, अभी जो प्रश्न उठा सुजाता जी के उत्तर से, कि क्या हमारी आलोचना में वो वैचारिक आधार है, या वो आलोचना दृष्टि है, या आलोचना के जो प्रतिमान होने चाहिए उनके या हैं, या उन्हें जो उपकरण होना चाहिए वो हो रहा है, और इसलिए जिस तरह की आलोचना हम उम्मीद करते हैं, आलोचना का स्तर, वो हिंदी में है ही नहीं। मुकेश जी, बहुत आभार आपका कि आपने इस विषय पर
मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया। देखिए, रचना और आलोचना का रचना और रचनाकार और आलोचक का जो संबंध है, थोड़ा इस पर समझना चाहिए हम लोगों को कि वास्तव में इसका संबंध है क्या। रचनाकार जहां से अपनी चीजें लेता है, रचनाकार अपनी चीजें समाज से लेता है। समाज से वो जिस प्रक्रिया में ग्रहण करता है, शब्द, उसका अर्थ, संवेदना, उसकी विचारधारा और भी तमाम, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, तो आलोचना का काम इस प्रक्रिया पर रोशनी डालना। रचनाकार की रचना की व्याख्या करना भर उसका काम नहीं। रचना की व्याख्या करते हुए रचना की जो पूरी प्रक्रिया है, जो एक संघर्ष है, जिसको आप आत्म संघर्ष भी कह सकते हैं, उसको आप रचनाकार का खुद रचनात्मक संघर्ष कह सकते हैं, उस संघर्ष को समझना और उसको दिखाना भी आलोचक का काम पहला। दूसरा ये है कि आलोचक केवल रचनाकार की अर्थवत्ता के साथ ही नहीं, उसकी सार्थकता के साथ जूझता है, और जब वो उसकी सार्थकता देखता है समाज में, तो वो उसका एक पुनर्मूल्यांकन भी करता है। और एक अच्छा आलोचक एक अच्छे रचनाकार की परंपरा को भी देखता है। अगर किसी ने राम की शक्ति, राम पर कोई अरुण देव जी, महाकाव्य लिखा या अरुण ग्रंथ देव जी, लिखा, सवाल ये है, अरुण देव जी, सवाल ये है कि अगर ये सब नहीं हो रहा है तभी ये झगड़े हो रहे हैं। आपके कहने का मतलब है कि ये होना चाहिए, ये बिल्कुल। नहीं हो रहा है, इसलिए रचनाकार और आलोचक के संबंध स्वस्थ नहीं है। जी, तो अब इसमें जो तैयारी होनी चाहिए आलोचक की और ईमानदारी होनी चाहिए आलोचक, वो उसकी कमी दिखती है। रचनाकार की रचना को परखते हुए, उसकी विचारधारा को देखते हुए आलोचक को की जो तैयारी होनी चाहिए, वो तैयारी हिंदी में कम है। और आलोचक केवल रचना केंद्रित ही नहीं होता है, आलोचना खुद अपने आप में एक रचना है। तो इसके लिए एक सिद्धांत की भी आपको जरूरत पड़ती है। बिना किसी एक सिद्धांत को बनाए और बिना किसी सिद्धांत निरूपण किए हुए आप एक बड़े आलोचक नहीं बन सकते। एक कोशिश आचार्य रामचंद्र शुक्ल में दिखती है, उसके बाद थोड़ी बहुत कोशिश हुई है, लेकिन आज भी हिंदी में कोई मुकम्मल आलोचक नहीं है जिसने कोई अपना सिद्धांत शास्त्र बनाया हो या जिसने कोई कसौटी के नए प्रतिमान गढ़े हो। तो ये रचना केंद्रित जो आलोचना हमारे वहां है, उसकी ये परिणति है कि आज हम ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां हम रचना में भी अब हम ठीक से उसे भी नहीं देख पा रहे हैं, रचनाओं को भी हम ठीक से नहीं देख पा रहे हैं। जी, तो अच्युतानंद जी, ये सिद्धांतों की कमी, प्रतिमानों की कमी, दृष्टि में दोष और फिर साहित्य की अपनी राजनीति है, अपनी खेमेबंदियां हैं, अपने मठ हैं, मठाधीश हैं, क्या ये सब भी आलोचक के साथ साथ चल रहे हैं और इसलिए ये संबंध जो है कड़वाहट भरे हैं? अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लें। एक चीज बहुत दिलचस्प है कि अभी हम रचना और आलोचना को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन सारी बात आलोचना के बारे में ही हो रही है। ये भी एक सवाल है कि अंततः रचना और आलोचना का संबंध एक आयामी तो नहीं होगा, ये एक द्विआयामी संबंध होगा। और अगर रचना का वो आयाम नहीं है तो आलोचना क्या करेगी? यानी हम सारी जिम्मेदारी अगर आलोचक की तरफ रख देंगे, और जैसा कि अरुण देव जी कह भी रहे थे कि आलोचना स्वयं में एक रचना है, तो अगर आलोचना का संकट जो है वो रचना का संकट भी, और आलोचना के बारे में बात करना रचना के बारे में भी बात करना है। और अगर इस संबंध की आप बात करें तो ये संबंध का संकट जो है वो रचना में आई गिरावट या रचना में आए सवाल जो है उससे भी जुड़ता है। दिक्कत ये है कि हम सब इस तरह से मान लेते हैं कि जैसे आलोचक कोई जज है और उसने कुछ फरमान सुनाया और उसके आधार पे सारे निर्णय हो गए। ऐसा होता नहीं है। और आलोचना का काम सिर्फ साहित्य का मूल्यांकन नहीं है। और समाज में अगर बहुत सारी चीजें बिखरी हुई हैं, समाज में बहुत सारी चीजें परिभाषा देने की जरूरत है। जैसे हम अपने समय के बारे में सोचते हुए
ये बात नहीं करते कि भाई हम ये 2000 साल या 3000 साल जो भी हम हैं, ये बीच में चीजें टूटती भी हैं। हम उस परंपरा के टूटने के बाद नई स्थिति, इसको लेकर बात नहीं करते। तो मुझे लगता है कि हिंदी में जो आलोचना का सबसे बड़ा संकट है, वो है एक औपनिवेशिक दास्तां के बाद जो एक समाज बना हुआ है। उस समाज में सब कुछ आयातित है, ज्ञान की सारी चीजें आयातित हैं, और हमने उसी आईने में सब कुछ को उसी तरह विकसित करना चाहिए। लेकिन जो समाज के भीतर आंतरिक दबावों से जो स्वतःस्फूर्त विकास होता है जिन चीजों का, वो चीजें हमारे यहाँ विकसित नहीं हुई हैं, और इसलिए ये समस्याएं हैं जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। जी, तो सुजाता जी एक तरह से अच्युतानंद स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी आलोचना में दिक्कतें हैं, उसकी सीमाएं हैं, लेकिन रचनाकारों की भी अपनी सीमाएं हैं। रचनाकार ये नहीं स्वीकार करते हैं। भाई सारे रचनाकार अपेक्षा करते हैं कि आलोचक उनकी रचनाओं के बारे में अच्छा लिखें, लेकिन सारे रचनाकार अच्छे नहीं हो सकते, सारी रचनाएं अच्छी नहीं हो सकती। और जहां आलोचना होगी, रचनाकार बोलेगा आलोचक राजनीति कर रहा है, दंभ से भरा हुआ है, वगैरह वगैरह। नहीं, ये थोड़ा सा हम मतलब एक जो आपने पहले बात की थी झगड़े वाली, मेरे दिमाग में वो अटकी हुई है अभी भी। मुझे एक्चुअली आप झगड़ा देख रहे हैं, मुझे झगड़ा नहीं दिखाई दे रहा। और जो साहित्यिक अर्थ में जिसको आलोचक और लेखक का या रचनाकार के बीच में जो झगड़ा आप कहते हैं कि हो रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है वो होना चाहिए। मैं किस अर्थ में कह रही हूँ, अगर रचनाकार ये महसूस करता है कि उसकी रचना को या उसके समय की रचना को समझा नहीं जा रहा, पढ़ा नहीं जा रहा, मूल्यांकन उसका नहीं हो पा रहा है, तो उसका ये भी काम है कि वो लिख के बताता है। मुक्तिबोध ने लिखा, महादेवी वर्मा लिखती हैं, प्रसाद लिखते हैं, तमाम ऐसे लेखक आपको दिखाई देंगे जिन्होंने लिख के बताया। मतलब जो नई कविता के साथ कवि आते हैं, तार सप्तक के जो कवि आते हैं, वो तो अपनी कविता से पहले ही आत्मकथ्य देते हैं, मैं ये करना चाहता हूँ या ये करना चाह, या मैं ये कहना चाह, मैं कविता इसलिए लिख रही हूँ या इसलिए लिख रहा हूँ। तो एक ये चीज की कमी जो मैंने अपनी किताब में भी इसकी तरफ इशारा किया है बार बार, कि ये काम भी रचनाकार को करना होता है, कि उसको समय समय पर बताना होता है कि उसकी रचना की जमीन क्या है, वो कहाँ खड़ी है रचना। एक तो ये झगड़े वाला जो बिंदु है, ये एक बहस रचनाकार के बीच में और आलोचक के बीच में, आलोचना और रचना के बीच में ये होना स्वस्थ है, ये कोई खराब चीज नहीं है। जिसको आप झगड़ा कह रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि वो किस अर्थ में, कौन सा वाला आप झगड़ा कह रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर ये संवाद की जरूरत ठीक है, संवाद हो रचनाकार और आलोचक के बीच में, ये जरूरी है, लेकिन संवाद जब कड़वाहट, टकराहट जैसे भी हो सकते हैं, हाँ, मुझे लगता है उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, मुझे उससे भी कोई बुरा नहीं है, वो अच्छा ही है, शुभ ही है कि इस तरह की चर्चाएं होती हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई एक कृति है, उस कृति पर बहस हुई, एक आलोचक ने कुछ लिखा, उसको काटते हुए दूसरे आलोचक ने कुछ लिखा, या उसके जवाब में रचनाकार ने, ये चीजें होनी चाहिए, ये नहीं है। तो अगर आप इसको झगड़ा कहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये झगड़ा तो शुभ है, ये होना चाहिए। हम ये पाठक के लिए बहुत फायदेमंद है। आपका दूसरा जो सवाल था, उसी पर मैं अब आ रही हूँ। जैसे क्यों ये चुनौती क्यों है आलोचना के सामने, या चुनौती क्या है आलोचना के सामने इस समय, कि रचना किसके लिए लिखी जा रही है? पाठक के लिए। लेकिन आलोचना क्या अपने से ये सवाल पूछ रही है कि तुम किस लिए हो? आलोचना हम किस लिए लिख रहे हैं? आलोचक किसके लिए लिख रहा है? क्या लाइब्रेरी में बंद हो जाने के लिए, या कुछ 4-5 शोधार्थियों के लिए, या किसी एक खास समूह के लिए? अगर रचना पाठक के लिए है, तो आलोचना पाठक के लिए क्यों नहीं है? यह आलोचना की इस समय की सबसे बड़ी चुनौती है, कि एक पाठक जब एक कृति को पढ़ता है, वो चाहता है कि इसके बारे में मुझे कुछ समझने को मिले। जैसे जो पहले मैंने उदाहरण दिया था नीलेश रघुवंशी की कविता पर, कि किसी आलोचक ने लिखा कि इनका ये जो संग्रह है, ये स्त्रीवाद के बंधे बंधाए खांचों में नहीं है। तो अब ये पाठक इसको कैसे समझे? क्या ये आलोचना पाठक के लिए है? मेरा सवाल ये है आलोचना से। तो अगर रचना के सामने ये समस्या है कि वो पाठक से संवाद कर रही है कि नहीं, वो पाठक के लिए है कि नहीं, तो आलोचना के सामने भी ये बहुत बड़ा सवाल है आज कि वो पाठक के लिए है कि नहीं है, वो किन के लिए है। तो उस पाठक को शिक्षित करना, जिसके लिए आप ये वाक्य लिख रहे हैं, अगर पाठक के लिए ही लिख रहे हैं ये वाक्य कि ये स्त्रीवाद के खांचों में नहीं है, तो कम से कम उसको ये बताइए तो सही कि कौन सा है वो खांचा स्त्रीवाद का, या वो कौन सी रूढ़ी है, या वो क्लीशे क्या है जिसको कहा जाता है ना, ये क्लीशे कविता नहीं है,
क्या है, तो फिर ये क्या है, ये चीजें कौन समझाएगा? इन सवालों का जवाब आलोचना नहीं देगी तो कौन देगा? तो मेरा मानना यह है कि इस समय जो आलोचना की सबसे बड़ी चुनौती है वो ये कि उसे भी पाठक को केंद्र में रखना होगा। वो किसके लिए लिखी जा रही है उसको अपने से ये सवाल पूछना होगा, क्योंकि पाठक भी जैसे किसी कृति को कोई पाठक पढ़ता है तो वो उसमें झांकने की कोशिश करता है कि इसमें मैं कहाँ हूं, मेरा समाज कहाँ है, इस कृति में मेरे लिए क्या है। तो जी। क्या ये सवाल आलोचना के सामने नहीं आएगा? आलोचना पढ़ते हुए क्या पाठक को ये सवाल नहीं आएगा कि इस आलोचना में मेरे लिए क्या है? एक कवि ने एक चमकती हुई पंक्ति लिखी और उस चमकती हुई चमत्कारिक पंक्ति में से खुरच के सच निकालना, इस प्रक्रिया में पाठक की दृष्टि को सामने रखना, पाठक की मदद करना, ये फिलहाल मुझे लगता है आलोचना के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, जो मतलब एक बहुत बड़ा सवाल है उसके सामने कि मैं किस लिए हूँ, आलोचना किस लिए लिखी जा रही, किसके लिए लिखी जा रही है। अर्चनानंद जी, क्या ये सवाल इसको आप इस तरह से देखते हैं कि आलोचना का संबंध, आलोचक का संबंध रचनाकार के साथ ही नहीं, पाठक के साथ भी बनना चाहिए? पाठक के बीच जो अंतराल है उसको भी पाटा जाना चाहिए, और जब ये त्रिकोण बनेगा तब शायद उसमें बेहतर संतुलन दिखाई देगा। ठीक है बात, लेकिन पाठक को भी हम सीधे नहीं हमें समझना होगा कि रचना के पाठक और आलोचना के पाठकों के बीच में एक स्तरीयता का फर्क है। जो यूनिवर्सिटीज में आलोचना एक नई विधा है, मैंने शुरू में कहा, रचना विद्यापति की कविताएं किसी आलोचना के तहत नहीं लिखी गई थी, या किसी आलोचक 16वीं शताब्दी में 14 रचनाएं हजारों सालों से लिखी जा रही हैं। आलोचना एक आधुनिक विधा है, और दुनिया में जब संस्थाएं बनाई गई, यूनिवर्सिटीज बनाई गई, कॉलेज बनाए गए, वहां से आलोचना की शुरुआत होती है, और एक दूसरा हिस्सा उसका सामाजिक आलोचना का है। तो ये हमें स्वीकार करना होगा कि रचना की जो गति है, आलोचना की ठीक वही गति मान लेना, ये एक तरह का सरलीकरण है। मतलब मैं इसको सरलीकरण मानता हूँ, और इस रूप में हम सीधे देखेंगे कि आलोचना वही उसी तरह से पढ़ी जाए जिस तरह से किसी रचना को पढ़ा जाता है। तो ये अपने आप में एक चीजों को बहुत सिंप्लीफाई करना होगा, ये ठीक वैसे नहीं होता है। और ये जरूर मानना चाहिए कि आलोचना को, रचना को, जैसा कि सुजाता जी ने कहा, कि एक रोशनी दिखाने का काम, स्पष्ट करने का काम, लेकिन उसके बाद आलोचक जो है वो पाठक तैयार करता है, और वो पाठक जो है वो कई स्तरों में फिर धीरे धीरे उसका विकास होता है। यानी आलोचना के बाद एक फिर दूसरे स्तर की आलोचना, फिर दूसरे से तीसरे स्तर की आलोचना, ये जो आलोचना का एक क्रमिक विकास है पाठक के रूप में, ये इस रूप में होता है, और ये पूरी दुनिया में हुआ है। हमारे यहाँ दुर्भाग्य से आलोचना का अर्थ सिर्फ साहित्य से संवाद या साहित्य से जोड़कर देखा गया है, बाकी चीजों के साथ उसका अभी तक संबंध विकसित नहीं हुआ है। और शायद जो सुजाता जी बार बार जिस चीज की ओर इशारा कर रही हैं, वो अपने आप में इसी सवाल को इंगित करता है कि हमने सिर्फ एक टेक्स्ट बेस्ड रीडिंग जो है उसको मान लिया है कि वही आलोचना है। लेकिन जो सामाजिक सवाल हैं, जो स्त्री विमर्श का सवाल है, दलित विमर्श का सवाल है, या और भी तमाम तरह के जो मुक्तिकामी सवाल हैं, जो जरूरी सवाल हैं, जो साहित्य के टेक्स्ट से बाहर हैं और टेक्स्ट से जुड़ते हैं, उन पर आलोचना कैसे काम करेगी। तो ये नई चुनौती है, नए सवाल हैं, और इस पर निश्चित रूप से विचार करें। सुजाता जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, सिर्फ एक बात मैं ये कह रही थी कि जब स्तरीयता की आप बात करते हैं, एक तो मुझे जो मेरिट को लेकर आजकल बहुत हंगामा होता है, मुझे एक तो वो सुनाई देता है। दूसरी बात ये कि ये बिल्कुल गलत है धारणा कि अच्छी आलोचना, या जिसको आप स्तरीय आलोचना कह रहे हैं, वो आम पाठक के लिए नहीं होती। ये बहुत बड़ी गलतफहमी। मैं एक उदाहरण सिर्फ देना चाहती हूँ। 1970 में केट मिलेट ने, अमेरिकन स्त्रीवादी हैं, और उन्होंने अपना पीएचडी थीसिस जो उन्होंने अंग्रेजी के नॉवेल्स पे किया था, उसको द सेक्सुअल पॉलिटिक्स नाम से उनकी किताब है, वो छपी। आप यकीन जानिए, रातों रात उस किताब की हजारों प्रतियां बिकी। टाइम पत्रिका आप जानते होंगे, टाइम के कवर पेज पर केट मिलेट आई, उसे फेमिनिज्म का बाइबल कहा गया। तो ये सरलीकरण है कि आप कहें कि आलोचना केवल एक कुछ खास विशिष्ट लोगों के लिए है। ये विशिष्टता आलोचना को तोड़नी होगी, नहीं तो आने वाले संकटों को, और फिलहाल जो संकट हैं, वो उनसे जूझ नहीं पाएगी। जी, अरुण देव जी, अंतिम प्रश्न मैं कर रहा हूं आपसे कि ये हम सारी बातें अभी आलोचकों और आलोचना पर केंद्रित हो गई हैं,
रचनाकारों रचनाओं का स्तर क्या है उसके, और रचनाकार का असंतोष की वजह क्या, ये कई बार ये होता है, बल्कि मैं इसको उलट कर कहूँ तो बहुत सारे आलोचकों से बात करें तो आपको ये सुनने को मिलेगा, अच्छी रचनाएं लिखी ही नहीं जा रही, अच्छे उपन्यास, अच्छी कहानियां, अच्छी कविताएं लिखी ही नहीं जा रही हैं। तो उनके लिए कैसे सकारात्मक आलोचना हो? क्या आलोचना का संकट रचना का संकट भी है? लगता है अरुण देव जी से हमारा, जी जी अरुण देव जी। आवाज आवाज आ रही है? जी 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 कहा यह जाता है कि अच्छी आलोचना के लिए अच्छी रचना का होना बहुत जरूरी। आलोचना खाद पानी रचना से ही आती है। हालांकि जो बड़ी आलोचना है उसका खुद का अपना एक स्वर हो जाता है। जरूरी नहीं है कि वो रचना की मुखापेक्षी हो, लेकिन ये है कि ये भी है कि जब तक बड़ी रचनाएं नहीं होंगी, बड़े आलोचक नहीं होंगे, बड़ी आलोचना नहीं पैदा होगी। एक बात तो ये है। दूसरी बात, हिंदी में आलोचना कर्म एक खतरनाक काम है। अगर आप किसी लेखक की, किसी कृति की आलोचना कर देते हैं तो ये बहुत संभव है कि आपके संबंध उससे हमेशा के लिए खराब हो जाए। तो ये एक व्यवहारिक दिक्कत है हिंदी में कि इसमें जो आलोचक हैं उनके लिए आलोचना का काम जो है वो किसी एक परिचित थे, वो कहा करते थे कि जो मेरी रचना का मित्र नहीं है वो मेरा मित्र नहीं। तो जिस भाषा, जिस भाषा में ऐसे लोग हों जो ये कहें कि जो मेरी रचना का मित्र नहीं है वो मेरा मित्र नहीं है, तो उसमें आलोचना का काम कितना कठिन काम होगा इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसीलिए हिंदी में जो आलोचना का अपना विकास है वो उस तरह का नहीं हो पाया जिस तरह का विकास हम दूसरी भाषाओं में, अंग्रेजी में या और भाषाओं में हम देखते हैं। तो ये एक समस्या हमारे साथ है। जी सुजाता जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ अरुण जी की बात में एक बात जोड़ना चाहूंगी। वो जो कह रहे हैं कि ये जो रिश्ते बिगड़ने का डर है, बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे तो मुझे याद आ रहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी की वो पंक्ति, तो आलोचना करते हुए भी सबसे पहले वो ध्यान रखना चाहिए, किसी से ना डरो, गुरु से नहीं, मंत्र से नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। तो ये करोगे तो आलोचना कर पाओगे। जी, लेकिन ये बहुत कम आलोचक कर पाते हैं, ये भी वास्तविकता है। और बहुत सारी आलोचनाएं हम देखते हैं कि वो संबंधों, संपर्कों के आधार पर होती हैं, और रचनाओं का भी संकट है। आलोचना के संकट के साथ साथ हमें इसको इस नजरिए से भी देखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस दिलचस्प बातचीत में हिस्सा लेने के लिए आप तीनों का धन्यवाद। हमेशा देर कर देता हूं मैं, ये नाम है सुपरिचित कथाकार पंकज सुबीर के नए कहानी संग्रह का। इस कहानी संग्रह में सम्मिलित 10 कहानियां अलग अलग रंगों और मिजाज वाली कहानियां हैं। कहीं पंकज सुबीर इनमें शिल्प के साथ प्रयोग करते हुए नजर आते हैं, तो कहीं सामाजिक और मानवीय रिश्तों की पड़ताल करते हुए दिखते हैं। सुपरिचित समालोचक प्रोफेसर अपूर्वानंद हमारे साथ हैं, तो आइए इस कथा संग्रह पर उनसे बातचीत करते हैं। ताना बाना में आपका स्वागत है प्रोफेसर अपूर्वानंद। नमस्कार। नमस्कार। तो हमेशा देर कर देता हूँ मैं, 10 कहानियां हैं, कुछ लंबी कहानियां हैं और अलग अलग मिजाज की कहानियां हैं। कुछ कहानियां मुझे अच्छी लगी, कुछ कहानियां थोड़ा कमज़ोर लगी। आपका अपना निर्णय क्या है? आपने कहा कि अलग अलग रंग की कहानियां, ये बात तो सही है। विषय वस्तु के लिहाज से अलग अलग कहानियां हैं। पंकज सुबीर एक सुपरिचित नाम भी हैं हिंदी कथा साहित्य में, लेकिन मुझे कुछ निराशा हुई कहानियों को पढ़कर, क्योंकि किसी भी स्तर पर वह विषय वस्तु का मसला ही हो या भाषा का मसला हो या शैली का, अंदाज का मसला हो, मुझे इसमें कोई नयापन दिखलाई नहीं पड़ा। तो
इस वजह से निराशा हुई। हमेशा नयापन खोजना भी बहुत बुरी बात है जी कि आप जब भी कोई संग्रह उठाएं, कोई रचना उठाएं और उसमें नयापन खोजें, यह भी पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका नहीं है। लेकिन इन कहानियों में मुझे कुछ दिखा नहीं। जी कहानीकार मुझे पहली दो कहानियां तो मतलब पहली नज़र में अच्छी ही लगी। हमेशा देर कर देता हूँ मैं जिसमें उन्होंने मुनीर नियाज़ी साहब की नज़्म का इस्तेमाल करते हुए और एक ख़ास तरह की घटना को जोड़ा है। और दूसरी कहानी में एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो कैसे एक फिक्शन और वास्तविक दुनिया में आते जाते हैं, उसको लेकर उन्होंने जो प्रयोग किया है, ये दो चीज़ें मुझे इसमें इन दो कहानियों में खास दिखाई पड़े। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जैसे अगर आप दूसरी कहानी लें, वेताल का जीवन कितना एकाकी, तो उसमें जो यह युक्ति इन्होंने अपनाई है, वॉकर वेताल, बचपन में हम लोग फैंटम पढ़ा करते थे, उस युक्ति का कोई औचित्य इसमें दिखलाई नहीं पड़ता है। क्योंकि वेताल को जिस प्रकार यहाँ दिखलाया जा रहा है, वेताल कॉमिक्स पढ़ते हुए उन दोनों में कोई मेल नहीं है, तो वह युक्ति खुलती नहीं है। एक युक्ति के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरे कहानी आखिरकार पिटी पिटाई है, यानी बच्चे अपनी ज़िंदगी में सेटल हो गए हैं, उनकी ज़िंदगी व्यवस्थित हो गई है। अब आप उनकी यही शिकायत आप सुन लें, हर बार यही सोचकर मन को तसल्ली होती है कि बच्चे अपनी ज़िंदगी में सेटल हो गए हैं, उनकी ज़िंदगी व्यवस्थित हो गई है। बीच में यह ख्याल आता है उनकी ज़िंदगी तो व्यवस्थित हो गई, मगर हमारा क्या, हमें क्यों उजाड़ा गया? हमने बच्चों को पैदा किया, पाला, बढ़ाया, पढ़ाया, बड़ा किया। तुम कह सकते हो यह हर माँ बाप का काम है, उसमें हमने नया क्या किया? इन सब में हमने बहुत बार अपनी इच्छाओं को मारा वगैरह। आगे ये पूरा संवाद चलता है। तो ये एक बहुत पिटी पिटाई शिकायत, बच्चों से अलग हो जाने की, बुजुर्गों के अलग हो जाने की शिकायत है। तो उसको थोड़ा भावुक करने का प्रयास किया गया है। अंतिम अंश में अगर आप देख लें कि जिसमें ये कहा, संदीप ने देखा हैलोजन की पीली रोशनी में पापा का चेहरा बिल्कुल स्पष्ट दिखलाई पड़ रहा है, बिल्कुल पत्थर का बना हुआ। पापा शून्य में देखते हुए गाना गा रहे हैं। तो अब यह संदीप अपने पापा को याद कर रहे हैं। वेताल का जीवन कितना एकाकी, वेताल का जीवन कितना एकाकी। तो यह जैसे हम लोग पिछले चर्चाओं में भी बात करते रहे कि हिंदी में हिंदी गद्य में और खासकर कथा साहित्य में एक बीमारी घर करती जा रही है, और वह अति भावुकता की है, भावुकता पैदा करने की। कहानीकार बहुत मेहनत करता है। अब जैसे ये वेताल की एक रूपक वेताल का बनाया, फिर इस तरह का वाक्य, वेताल का जीवन कितना एकाकी, वेताल का जीवन कितना एकाकी, तो इसको तरल करने की कोशिश की जा रही है। भीगा एक भीगा वाक्य लिखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई बात पैदा होती नहीं है इससे। जी। तो मेरी शिकायत इन कहानियों से यही है। जैसे दूसरी कहानी जिसमें आपने बात की, संभावना है आप एक युक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहानीकार करते हैं, लेकिन वह बनती नहीं है। और उसी तरह पहली कहानी जिसमें एक दमित यौन वासना का भी जिक्र है, दमित यौन इच्छा का भी जिक्र है, लेकिन उसका निर्वाह नहीं हो पाता है, तो वह कुछ कहानी अस्फुट सी रह जाती है, यह शिकायत। तो अगर आप किसी एक चीज को उठा रहे हो तो उसका निर्वाह करने की क्षमता हो, उसके लिए भाषा भी होना बहुत आवश्यक है कहानीकार के पास। जी। और कल्पना ये का एक होना अंतिम कहानी है। जी, एक अंतिम कहानी है जो मुझे जिसने छुआ, इलोई इलोई लामा सबक थानी। ये एक कस्बे या शहर के अंदर किस तरह से सांप्रदायिकता पनपी, और उसका थोड़ा सा इतिहास में जाते हुए चर्च की खोज से बातचीत शुरू होती है, और कहा कैसे एक मोहल्ले में एक पूरा मोहल्ला है जो सांप्रदायिकता के लिए पहचाना जाता है, और उसका क्या इतिहास किस तरह से बनता है।
और उसमें क्या अर्थ की क्या भूमिका होती है उसको उन्होंने व्यक्त करने की कोशिश की है। मैं चाहूंगा इस कहानी पर आपकी टिप्पणी। ये जो आखिरी कहानी है, एलोई एलोई सवाखानी जी, कहानी, तो इस कहानी में भी फिर संभावना है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, और एक बहुत ही उदार पाठक इसे पढ़ेगा तो इसमें से वह चीज़ निकाल लेगा जिसको बहुत पहले नामवर सिंह ने कहा था कि अर्थ निकालना पाठक का काम है, कि वह अर्थ निकाले कहानी से। और लेकिन इसमें इस कहानी में भी मुझे वही शिकायत जान पड़ती है जो इनकी दूसरी कहानियों में, इस संग्रह की दूसरी कहानियों में है, यानी सांप्रदायिक एक कोशिश ये की जा रही है कि इसको कहा जाए लेकिन हम इतिहास और वर्तमान को मिलाकर कुछ कहने की कोशिश करें। उसमें क्रम नहीं बनता है। मैंने इस कहानी को पढ़ा, 2 बार पढ़ा इस कहानी को। इस कहानी में कोई क्रम बनता नहीं है, और एक जिसको युक्त आप कहते हैं कहानी का बढ़ना, वह नहीं हो पाता है इस कहानी में। तो मुझे कहानी की रचना में से परेशानी नजर आती है। कहानी आखिरकार आप रचते हैं तो वह कहानी रची नहीं जा पा रही है। आप विषय उठा रहे हैं जो विषय राजनीतिक रूप से बिल्कुल ठीक हैं, जो विषय उपयुक्त हैं, जिनसे कोई और कहानीकार के स्टैंड से आपको कोई असहमति नहीं मालूम पड़ेगी। लेकिन हर कहानी के अंत में आखिरकार कहानी का अंत एक भावुक स्तर पर होता है, एक भावुक अंत होता है, और वह क्यों होता है, यह मेरे दिमाग में प्रश्न है जी। तो इस कहानी में भी एक कहानी है चर्चे गुम, जिसमें चर्च गुम हो गया है, और उस कहानी का अंत उस तरह से भावनात्मक स्तर पर नहीं हो रहा, बल्कि किस तरह से उस चर्च पर कब्जा करने वाले लोग उसको एक सांप्रदायिक रूप देकर हड़पने की एक पूरी साजिश रच लेते हैं, वहां जाकर खत्म होती है कहानी। हाँ, मैंने कहा कि इस कहानी, आखिर आप कहानी के बारे में जब बात करते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि मैं कहानी से सहमत हूं और कहानी से असहमत हूं। आप कहानी पर टिप्पणी करते हुए नहीं कहते हैं। तो इस कहानी में असहमति जैसा कुछ नहीं बनता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप कहानी कह क्या रही है, क्या वह एक किसी जो चीजें हमारे चारों तरफ घट रही हैं उनकी कथात्मक रिपोर्टिंग कर रही है। जो आप यहाँ पढ़ते हैं, अभी हम हर तरफ देख रहे हैं, तो क्या वह उनकी कथात्मक रिपोर्टिंग मात्र कर रही है, या कोई उसके भीतर से कोई एक चरित्र निकाल के लाती है, या कोई एक घटना ही इस प्रकार की प्रस्तुत करती है जो उस कहानी के बाहर आपको कहीं नहीं दिखलाई पड़ती। मैं कहानी की सफलता यह मानता हूं कि वह सिर्फ बाहर को चित्रित नहीं करती है, वह बाहर की एक कथात्मक प्रस्तुति नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो बाहर नहीं मिलता और फिर भी वह प्रामाणिक और यथार्थ मालूम पड़ता है। तो इन सारी कहानियों के साथ है कि विषय, जैसा मैंने शुरू में कहा, कि आपको असहमति नहीं जान पड़ेगी किसी से। मसलन यह कहानी आप देख लीजिए, मुंडवे वालों का जलवा, तो यह भी हम जानते हैं कि इस तरह की घटनाएं होती हैं कि अगर आपके यहाँ कोई शुभ कार्य हो रहा है और कोई बूढ़ा मर रहा हो या कोई मृत्यु हो जाए तो उसको छिपा लिया जाता है। बात बहुत इतनी सी है, आप इतने पृष्ठ उसमें खर्च करते हैं। और ये सारी कहानियों, इन सारी कहानियों को पढ़ते हुए मुझे लगा कि इनमें अतिलेखन बहुत है, कि आप लिखते चले जा रहे हैं, लेकिन उनसे कोई बात पैदा नहीं हो रही। जी। इसमें आपने कहा कि ये कथा रिपोर्टिंग, मुझे इस कहानी में ये चीज दिखी जो खोद खोद मरे ऊदरा बैठे आन भुजंग उर्फ भवांतर, जो किसानों पर है,
ये मोटे तौर पर मुझे लगा कि एक जो किसानों के साथ ज्यादती होती है, उनका शोषण का एक तंत्र है, पटवारी और बड़े उद्योगपति शामिल हैं, उसको उजागर तो करती है कथा, लेकिन ये रिपोर्टाज जैसी ज्यादा लगी। इसमें कहानी का जो रस है वो कम, वो नहीं है उतना। जी हाँ, वो चाहे खोद खोद बड़े मुद्रा बैठ आन बूंद गुंजन भावांतर या कैद पानी कहानी, जिसमें कोई पिंजरा लगाकर पानी रोकता है और उसकी कहानी, उसमें वो औरत पिंजरा तोड़ती है अंत में, यह कहानी, इन 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 सब में वही बात आपको दिखलाई पड़ती है। यह एक तरह की कथात्मक रिपोर्टिंग है जो बाहर हो रही है, और हो सकता है बाहर की रिपोर्टिंग बेहतर आपको जान पड़े इन कहानियों के मुकाबले। अगर हम भाषा की बात कर लें और दूसरी चीज़ों, जिस कहानीकार जब यह दिखलाने की कोशिश करे कि वह जो सुनता है उसको उसी तरह प्रस्तुत कर दे सकता है, यानी अगर आप हिंदी के अलावा जिन इलाकों में रह रहे हैं, वो बुंदेली हो या अवधी हो या कोई और हो, वहाँ के पात्र वे भाषा बोलते हैं और आप ज्यों का त्यों उनको प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इससे आपके कौशल का पता चलता है, और वह भी ज़रूरी चीज़ है। आपकी स्मरण शक्ति का भी पता चलता है, आपके कौशल का भी पता चलता है। हो सकता है आप स्वयं वो भाषा बोलने वाले हों, लेकिन इससे कहानी में कुछ जुड़ता नहीं है। आखिरकार हम ये देखें कि क्यों ऐसा है कि प्रेमचंद हों या गेव हों या दूसरे बड़े कथाकार हों, उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया, यानी उनके पात्रों के संवाद खड़ी बोली हिंदी में ही हैं। फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि वो अपनी जगह के नहीं लगते हैं। जब आपको यह बाध्यता जान पड़ती है कि अब मैं यह कर्तव्य आपको दिखलाता हूँ, देखिए मैं, या एक कहानी जिसमें आप देखते हैं जो औरतें हैं वे गाली गलौज करती हैं एक दूसरे से, आपको याद होगी वो कहानी, और नाच पीटी मर, हाँ, ऐसा कुछ है जी। तो उसमें कहानीकार प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है कि वह कितना ज्यादा उस पूरी गाली गलौज को, जो गाली गलौज आपस में होती है, वो उसको उसी रूप में कितना प्रस्तुत कर सकता है, और यह मुझे उसकी कमजोरी जान पड़ती है। एक कहानी है वास्को डिगामा और नील नदी, जिसमें उन्होंने एक रूपक रचा है। आपने भाषा की बात की, तो इसमें थोड़ा सा मुझे दूसरे तरह की भाषा और एक रस देखने को मिला। मैं छोटा सा अंश पढ़कर फिर आपसे इस पे बात करना चाहूँगा। वास्को डिगामा यदि उस नई धरती या उस खोजी हुई नई जमीन को भोग नहीं पाया तो उसने उसे खोजा ही क्यों था। उस जमीन पर यदि उसने सबसे ऊंची जगह पर जाकर अपनी प्रेमिका के नर्म होठों का बहुत देर तक चुंबन नहीं लिया, पूरी रात चांद सितारों को दिखा दिखा कर शराब नहीं पी, पूरा दिन हरी घास पर उल्टा पेट के बल लेटकर वो किताबें नहीं पढ़ी जिन्हें वो पढ़ना चाहता था, और पढ़ते समय कुछ भी अच्छा पढ़ा जाने पर लेखक को इतना अच्छा लिखने के लिए दुनिया भर की गंदी गंदी गालियां चिल्ला चिल्ला कर नहीं दी, उतरती हुई पूरी शाम को लेटी हुई प्रेमिका पर अंग्रेजी का टी अक्षर बनाकर उल्टी करवट लेटते हुए उसकी नाभि पर अपना कान रखकर उसके पैरों के अंगूठों के बीच से सूरज को आहिस्ता आहिस्ता उतरते हुए नहीं देखा, तो फिर उसने उस नई जमीन को खोजा ही क्यों था। हाँ, इस तरह के अंश इस संग्रह में हैं, और जी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैं यानी अगर आप कहानी को निकालें और उसमें से कुछ अंश निकालकर आप खोजने की कोशिश करें कि ऐसे अंश मिल रहे हैं कि नहीं, तो वह भी कहानी की कमजोरी ही जान पड़ती है, और कहानी का राज खुल जाता है इस तरह के वाक्यों से। अगर आप उसके आगे देखें कि कुछ देर की तलाश के बाद नील नदी की आंखों में चमक आई और उसने बैग से एक लाइटर और सिगरेट का पैकेट निकाला। दोनों चीज़ें एक लाल रेशमी डोरी से बंधी थी, उपहार की तरह। नील नदी ने वो पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया, उसने पैकेट ले लिया। कुछ देर पहले सिगरेट फूंक चुके होठों के चुम्बन से ज़्यादा स्वादिष्ट पृथ्वी पर कोई दूसरी चीज़ नहीं है। उसने पैकेट हाथ में लेकर मानो अपने आप ही बुदबुदाते हुए कहा।
कॉलेज के दिनों में उसने एक दिन यह बात कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लिख दी थी और नीचे अपना नाम खोजकर्ता के रूप में लिख दिया था। बाद में इसको लेकर बहुत तूफान उठा था, उसका नाम कॉलेज से कटते कटते बचा था। तो उसके द्वारा कही गई बात ने नील नदी को असहज कह कर दिया। वह दूसरी तरफ देखने लगी। हो सकता है ऐसा अचानक आपके अंदर की इच्छा सच सामने आ जाए तो आपको असहज कर देता है। अब यह है जैसे आप देखते हैं कि कहानीकार स्वयं मुग्ध है कि उसने कुछ ऐसी बात लिख दी है जिस पर बाकी लोगों को मुग्ध भी होना चाहिए, तो वह उसका कारण भी बतलाता चलता है। ये सारे वाक्य दरअसल पाठक को बतलाने के लिए हैं कि यह जो मैंने लिखा है इस पर आप मुग्ध हों। हालांकि ये बहुत ही साधारण सी एक बात है। तो भाषा के स्तर पर भी एक परिपक्वता की कमी दिखलाई पड़ती है पंकज सुबीर में। और पठनीयता की कसौटी पर आपको कैसी लगी? जी, पठनीयता की कसौटी पर कहानियां कैसी लगी आप? किसकी कसौटी पर? सुन नहीं पाया। पठनीयता की रोचकता। हाँ, पठनीयता, और ये बिल्कुल इत्तेफाक है कि अभी मैं थोड़ी देर पहले नामवर सिंह के बहुत पहले के वे लेख पढ़ रहा था जो बाद में कहानी नहीं कहानी में संकलित हुए, और वे कहानियों पर ही टिप्पणियां हैं। और उन्होंने पठनीयता के बारे में बात की थी कि पठनीयता को भी दो तरह से देखा जा सकता है। आखिर पढ़ कौन रहा है? इसमें हम दोनों एक दूसरे को अच्छा पाठक मानकर ही आगे ना चलें, लेकिन उन्होंने कहा कि दो तरह के पाठक होते हैं, दो तरह की कहानियां भी होती हैं। तो और पठनीयता एक गुण है, यानी आप एक बार में कहानी पढ़ जाएं। लेकिन नामवर सिंह ने उसमें लिखा है और दूसरे कहानीकारों ने भी लिखा है कि अगर कहानी को आप एक बार पढ़कर छोड़ दें, है ना, और दोबारा मान लीजिए आप उठाएं और कहें कि अरे इसे मैं पढ़ चुका हूं, फिर आप रख दें, तो एक पठनीयता वह होती है जो आप पढ़ चुके लेकिन कहानी दोबारा बाध्य नहीं करती कि आप उसे पढ़िए, या दोबारा फिर आप उसे एक अपरिचित की तरह उठाते नहीं हैं। तो कहानी को हमेशा दोबारा पढ़ी जाने के लिए खुद को योग्य साबित करना पड़ता है। और नामवर सिंह ने यह भी कहा है कि कहानी कितना भी चमत्कार करे, भाषा में चमत्कार करे या दूसरे, लेकिन वह अच्छे पाठ की आंच बर्दाश्त कर सकती है कि नहीं। तो इन बातों को ध्यान में रखकर भी हमें पठनीयता पर विचार करना चाहिए। तो पठनीयता में तो दिक्कत नहीं है, आप कहानी पढ़ते चले जा सकते हैं। कहानियाँ कहीं आपको रोकती नहीं हैं, इनमें एक प्रवाह है। लेकिन वही दोष भी हो सकता है, पठनीयता कई बार दोष भी बनता है कहानी का। जी, तो 3-4 चीजें आपने इस कहानी संग्रह के बारे में बताई। आपने एक तो ये कि बहुत अंदर तक नहीं प्रवेश करती हैं कहानियाँ। दूसरा ये कि पठनीयता का जो सवाल है वो अलग तरह से भी देखा जाना चाहिए, और पाठकों को केवल एक प्रवाह के तौर पर किसी कहानी को नहीं जांचना परखना चाहिए, उसमें किस तरह से कैरेक्टर बने हैं, किस तरह की गहराई उसमें लाई गई है, उसको भी परखना चाहिए। हाँ, मेरा ये कहना है कि कहानीकारों को चमत्कार उत्पन्न करने के लोभ से बचना चाहिए। वह चमत्कार भाषा के स्तर पर हो, वह चमत्कार विषय वस्तु के स्तर पर हो, या चरित्रों के निर्माण के स्तर पर हो। और जितना वो इस प्रलोभन से खुद को रोकेंगे, उनके सामने चुनौती उतनी ज़्यादा होगी कि क्योंकि वह आसान रास्ता है चमत्कार उत्पन्न करके पाठक को प्रभावित कर लेने का, या कुछ और करने का, या दावा करने का कि यह नई चीज़ की जा रही है। इस संग्रह को पढ़ते समय यह बात मेरे ध्यान में आई कि इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। और यह तो एक बहुत ही मनोगत बात है कि कहानियाँ आपके अंदर उतरती हैं कि नहीं उतरती हैं। यह जैसा मैंने कहा कि पाठकों पर भी निर्भर है। ऐसे पाठक भी हैं जो गुनाहों का देवता पढ़कर अभी भी प्रभावित रहते हैं, अभी भी रोते हैं। तो ये नामवर सिंह ने कहा था कि प्रश्न है कि आंखें कैसी हैं, क्या ये आंखें गुनाहों का देवता पढ़ते समय रोने लगती हैं, बिलखने लगती हैं? तो पाठक का थोड़ा सख्त होना भी बहुत आवश्यक है।
बहुत बहुत शुक्रिया अपूर्वानंद जी इस कहानी संग्रह की समीक्षा करने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका। वरिष्ठ कथाकार गीतांजलि श्री का उपन्यास रेत समाधि इन दिनों चर्चा में है। चर्चा में रहने की वजह यह है कि ये उपन्यास प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। ये पहली मर्तबा है जब किसी हिंदी के कथाकार की कोई कृति बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट हुई है। यही नहीं, रेत समाधि ने पहली 6 प्रतियों में भी जगह बना ली है। उम्मीद की जा रही है कि शायद इस बार हिंदी की कोई कृति बुकर पुरस्कार हासिल करने का गौरव प्राप्त कर लेगी। बहरहाल वरिष्ठ कथाकार एवं पत्रकार प्रियदर्शन इस महत्वपूर्ण घटना पर टिप्पणी कर रहे हैं। हिंदी की दुनिया एक बड़ी उपलब्धि के मोड़ पर है, एक बड़ी उपलब्धि की प्रतीक्षा कर रही है। जानी मानी हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री का उपन्यास रेत समाधि बुकर शॉर्टलिस्ट में आ गया है, यानी वो उन आखिरी 6 किताबों में है जिनके बीच किसी एक किताब को बुकर के सम्मान के लिए चुना जाना है। बुकर भारत के लिए नया नहीं है। भारत में अरुंधति राय, किरण देसाई, अरविंद अडिगा बुकर ले चुके हैं। भारतवंशी, सलमान रुश्दी बुकर के अलावा बुकर और बुकर्स भी ले चुके हैं। लेकिन हिंदी की दुनिया में पहली बार है जब कोई किताब इस मोड़ तक आई है और बुकर के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अचानक भारत में बहुत सारे लोग पूछने लगे हैं कि गीतांजलि श्री कौन है, ये रेत समाधि कैसा उपन्यास है। तो इससे एक बात पता चलती है कि हिंदी की दुनिया और हिंदी के समाज के बीच, हिंदी के साहित्य और हिंदी के समाज के बीच, लेखक और पाठक के बीच जो करीबी रिश्ता, जो प्रगाढ़ संबंध होना चाहिए, शायद वह कुछ कम है, उसकी विडंबनाएं अलग हैं। लेकिन जब कोई कृति ऐसी किसी उपलब्धि के दरवाजे पर होती है तो वो इन विडंबनाओं को कुछ काटती है, पाठक और लेखक के बीच का, साहित्य और समाज के बीच का एक पुल बनाने का जतन करती है। गीतांजलि श्री का रेत समाधि आज यही काम कर रहा है। रेत समाधि बहुत मोटे स्थूल अर्थ में कहें तो कई तरह के रिश्तों की कहानी है। माँ बेटी के रिश्तों की कहानी, माँ के पाकिस्तान जाकर अपने खोए हुए रिश्ते को खोजने की कहानी, एक किन्नर के साथ एक नई संवेदना से जुड़ने की कहानी। तो किसी भी एक उपन्यास में, और खासतौर पर गीतांजलि श्री जैसी लेखिका के उपन्यास में, किसी एक मुद्दे पे, किसी एक बिंदु पे उंगली रखना मुश्किल है। बल्कि मुझे ख्याल आया जब मैं उपन्यास पढ़ रहा था तो इसकी पहली पंक्ति जो है वही बहुत दिलचस्प ढंग से बयान करती है। एक कहानी अपने आप को कहेगी, मुकम्मल कहानी होगी और अधूरी भी, जैसा कहानियों का चलन है। तो मुकम्मल और अधूरी होने के बीच जो कहानियों की नियति है, जो लेखक इसको पहचानता है, वो दुनिया को बिल्कुल एक नई आंख से सिरजता भी है। गीतांजलि श्री ये काम अरसे से करती रही हैं। वो हिंदी की दुनिया में कम से कम 3-4 दशक से लगातार सक्रिय रही हैं। उनका पहला उपन्यास माई आया था, वो कई भाषाओं में अनुदित हुआ। उनका पहला कहानी संग्रह अनुगूंज था। ये सच है कि उसकी गूंज कम हुई, लेकिन उनका दूसरा उपन्यास हमारा शहर उस बरस सांप्रदायिकता के सवाल पे एक बहुत महीन किस्म का उपन्यास है। उनका तीसरा उपन्यास तिरोहित फिर रिश्तों की कई अनसुलझी गांठें खोलता है और संबंधों को एक नए आयाम पर ले जाता है। वहाँ 2 स्त्रियों के बीच के मार्मिक संबंध हैं, समलैंगिक संबंध है मोटे तौर पर कहें तो, लेकिन इसमें कृपया कोई सनसनी खोजने की कोशिश करेंगे तो आप मायूस होंगे। ये बड़ी संवेदनशील कहानी है। उनका अगला उपन्यास था खाली जगह और उसके बाद आया है रेत समाधि। इसके अलावा वो कहानियां भी लिखती रही हैं। उनके कहानी संग्रह वैराग्य और वहाँ हाथी रहते थे खासे चर्चित और प्रशंसित हो चुके हैं। लेकिन अब सबको इंतजार है मई का, जब बुकर का ऐलान होगा
और हिंदी की दुनिया चकित विस्मित देखेगी कि उसकी लेखिका इस ऐलान में कहाँ है। कहना मुश्किल है कि यह सम्मान उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा। बुकर की प्रतियोगिता बड़ी तीखी होने जा रही है। हो सकता है मिल जाए, हो सकता है न मिले, लेकिन इससे एक लेखिका और उसके कृतित्व पे फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। पुरस्कार किसी लेखिका, किसी लेखक को, किसी रचना को बड़ा नहीं बनाते हैं। वो बस उसको नए पाठकों तक, नई दुनिया तक पहुंचाने का जरिया बनते हैं। बुकर ने गीतांजलि श्री के लिए नहीं, हिंदी के समाज के लिए भी यह काम किया है और एक उम्मीद ये बंधती है कि इसके बाद प्रकाशन का जो अंतर्राष्ट्रीय संसार है वो हिंदी की दुनिया की ओर देखेगा। तो गीतांजलि श्री को शुभकामनाएं और हिंदी संसार को भी धन्यवाद। आज ताना बाना में बस इतना ही। आज का अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें tanabana@sathhindi.com पर भेज सकते हैं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे मैं फिर हाजिर होऊंगा ताना बाना के एक और अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।